बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 13 जो है वो हम करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता दूं बात कि अगर एमसीक्यूज़ देखें तो आपको बुक के आखिर में भी जो है ना वो एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बहरहाल लेक्चर तो ये नहीं है क्योंकि लेक्चर्स तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ सारे के सारे। तो ये मैं बता दूँ आपके, ये पेज नंबर 236 से एमसीक्यूज़ आपके पेज नंबर 236 पे एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। और ये एमसीक्यूज़ के आंसर्स जो है ना, इनकी की वो बुक के लास्ट में ऑलरेडी मौजूद है। ये एमसीक्यू सिर्फ आपको बताने का मकसद, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स निकल आती हैं, ठीक है। जो बुक में हैं आपको पता है भरी पड़ी हैं मिस्टेक्स, तो वो हाईलाइट हो जाती हैं ज़रा कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर मिस्टेक है। आप तो देखते नहीं है ना, आप तो बस जो मिलता है उसको हज़म करने के चक्करों में होते हैं। तो बहरहाल तो ये एमसीक्यूज़ देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस मैं पढ़ के आपको समझा दूँगा इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये पार्ट 13 बन रहा है, पिछले 12 पार्ट्स के अंदर डेरिवेशंस, एक्सप्लेनेशन, यही सब कुछ होता रहा है। तो वही बातें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में पूछी गई हैं, तो वो उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं सिर्फ सवाल को पढ़ के आपको समझाऊँगा कि ये आपसे चाहता क्या है, ठीक है। क्योंकि यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि सवाल जो है ना वो समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है हमसे। बहरहाल तो फर्स्ट वाले एमसीक्यू को देख लें अब आप। इसमें कह रहा है लीस्ट एंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वाटर। लीस्ट एंट्रोपी, सबसे कम बदनज़मी। एंट्रोपी का मतलब ही ये होता है डिसऑर्डर, बदनज़मी, ठीक है। तो लीस्ट डिसऑर्डर या लीस्ट एंट्रोपी जो है वो आपको किस में नज़र आएगी? लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डी है, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पहले का ये डी है, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे आपको लीस्ट एंट्रोपी या डिसऑर्डर नज़र आएगा। दूसरे एमसीक्यूज़ में बोल रहा है द एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज़ लेबल्ड एज। तो एनर्जी जो है इससे कौन सी रिलेटेड है? अब यहाँ पर दो आइंस दिए हुए हैं, लिथियम आइन है और क्लोराइड आइन है, जिससे लिथियम क्लोराइड बन रहा है। तो आइंस अगर दिए हुए हों, आपसे एनर्जी पूछ रहा है, तो सीधी बात है ये आपसे लैटिस एनर्जी जो है वो पूछ रहा है। तो ये जो 2 है इसका बी है, लैटिस एनर्जी, ठीक है भाई। नंबर तीसरा जो एमसीक्यू है इसके अंदर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज़ नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो है वो केमिकल रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो नहीं है? बाकी सारे एंडोथर्मिक हैं, ये एक नहीं है। तो सी पे आपको नज़र आ रहा है, आसान सा कंबस्शन वाला है ये। तो सी कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन है, ठीक है, क्योंकि ये ही जो है वो एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है। कंबस्शन रिएक्शन सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होते हैं। 4 में जो है बोल रहा है हीट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी फिजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ। हीट ट्रांसफ़र जो है वो फिजिबल नहीं है किस किस्म की बाउंड्री के दूसरी तरफ भेजने के लिए? कौन सी बाउंड्री होगी वो ये बता दें। ओपन सिस्टम की बाउंड्री होगी, क्लोज सिस्टम की होगी, आइसोलेटेड सिस्टम की होगी, या थर्मोपरमिएबल सिस्टम की होगी? तो ये 4 है और 4 का सी आइसोलेटेड सिस्टम है। 4 है ये इसका सी, आइसोलेटेड सिस्टम है। 5वें एमसीक्यूज़ में जो आपसे बात कर रहा है वो कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज़ ऑलवेज नेगेटिव। कौन सा एंथैल्पी चेंज है जो कि हमेशा नेगेटिव होगा? आप ये बता दीजिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो ये 5वां वाला जो है इसका सी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इसी से समझ जाइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो तो नेगेटिव ही होता है। तो ये 5वें का सी है, ठीक है भाई। छठा जो है इसमें आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका 0 है, ठीक है, सिवाय एक्सेप्ट कार्बन जो डायमंड वाला है, कार्बन जो ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस। तो इसमें ए है
कार्बन जो डायमंड वाला है, कार्बन जो ग्रेफाइट वाला है वो 0 है। ये भी हम वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये छठे का जो है वो ए है। ठीक है भाई, इस पर टिक लगा लीजिए। सातवां जो है, सेवेंथ, इसके अंदर हमसे बात कर रहा है इन द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन जो है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसमें बोल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, डेल्टा ई, क्यू या डब्ल्यू या दोनों, क्यू और डब्ल्यू, ये आपसे पूछ रहा है। तो स्टेट फंक्शन बेसिकली उसको कहते हैं हम, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो ये सेवेंथ का जो है ये हमारे पास ए है। डेल्टा ई जो है ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर, तो ये ए आएगा, इस पर टिक लगा लीजिए। 8 जो है इसके अंदर, जो कि चला जाता है पेज नंबर 237 पे, इसमें बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब इसने 4 स्टेटमेंट दी हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं 8वें वाले में ये सी जो है हमारे पास, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन 0। तो आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच जो है वो तो 0, क्या हो जाएगा मामला। भाई ज़रा बात को समझिए, आप जो नेगेटिव की वैल्यूज़ देखते हैं, पॉजिटिव की वैल्यूज़ देखते हैं हीट से रिलेटेड, जो ना ये आर्बिट्ररी वैल्यूज़ हैं जो कि हमने दे रखी हैं समझाने के लिए, समझाने की हद तक, ताकि आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को समझ जाएं। हकीकत ये है कि चिलनेस या कोल्डनेस कुछ भी नहीं होती, ये गर्मी के कम होने का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर ये सी में जो बात कर रहा है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये बात गलत है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो 0 से कम वैल्यूज़ वालों पे भी लागू हो जाता है। हम तो सिर्फ ये देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कि हीट में इजाफा हुआ है या कम हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है और -50 से -40 हो जाता है, तो क्या हीट में इजाफा नहीं हुआ? भाई हुआ है ना। अब आप ये, लेकिन वैल्यू क्या रखेंगे आप? नेगेटिव में रखेंगे। -50 से -40 होगा, -30 से -20 होगा, -20 से -10 होगा। कम हो रहा है। ये कब हो रहा है? जब हीट बढ़ रही है। तो हीट बढ़ रही है इसका मतलब हीट रिलीज़ हो रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव में ही आ रही है। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर ये सिर्फ कहना कि डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात सही नहीं है। लेस देन 0 भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, इसीलिए 8 जो है इसका ये सी है। 9 जो है चॉइस इसके अंदर MCQs आपके लिए कह रहा है थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें कोई वर्क जो है वो डन नहीं हुआ है, कोई वर्क डन नहीं हुआ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट मास। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपके ख्याल में? 9th का सी है भाई, क्योंकि वॉल्यूम ही तो है जिससे पता लगता है कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ। वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है तो इसी से पता लगता है। तो ये सी जो है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम 9th का, इस पर टिक लगा लीजिए। आखिरी वाला जो MCQ है इसके अंदर बात कर रहा है कि वॉल्यूम जो है वो क्या है? स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो आपका स्टेट फंक्शन है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है। तो ये 10वें का ए है। ठीक है भाई, ये MCQs हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से, शॉर्ट क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें आपसे बोल रहा है स्टेट प्रीसाइसली द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। स्टेट प्रीसाइसली, मुख्तसरन बता दीजिए कि ये जो कुछ नीचे दिया गया है ये क्या है। तो पहले बोल रहा है सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई वीडियोस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है स्टेट एंड स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन भी मैं क्लियर कर चुका हूँ वीडियोस के अंदर। स्टेट क्या है भाई? स्टेट का मतलब वही है जो स्टेट्स ऑफ मैटर आप पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसका मतलब है स्टेट। और स्टेट फंक्शन जो है ये क्या है? ये कोई भी चीज़ जो है, थर्मोडायनामिक टर्म जो है
जो कि डिपेंड करती है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी है या कोई दूसरी चीज़ें हैं, वॉल्यूम है, जो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं कि ये स्टेट फंक्शन है। जैसे कि डेल्टा एच, वॉल्यूम, ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। बहरहाल इन चीज़ों को भी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। फिर इसी में तीसरा बोल रहा है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी क्या है। ये भी तफसील से बात हो चुकी है, बहुत तफसील से मैंने इंटरनल एनर्जी वाली वीडियो के अंदर बताई है बात कि एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट होता है, जो सिर्फ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन से मुताल्लिक है, हीट के एब्जॉर्ब और इवॉल्व से मुताल्लिक है। और इंटरनल एनर्जी उन पार्टिकल्स के पास उनके बॉन्ड्स में मौजूद जो एनर्जी है उसकी बात हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि हीट एब्जॉर्ब करने पे या इवॉल्व होने पर इंटरनल एनर्जी में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये बात मैं तफसील से बहरहाल बता चुका हूँ। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बता दीजिए, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है एंड एंथैल्पी चेंज क्या है। पहले तो ये बता दें कि एंथैल्पी चेंज क्या है और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है। अभी आपने इंटरनल एनर्जी सुन लिया, एंथैल्पी भी आपने सुन लिया, तो इसके अंदर चेंज क्या है, आसान सा तो कॉन्सेप्ट है। तो इसको भी बहरहाल मैं वीडियोस के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। आगे जो बात कर रहा है वो ज़रा सुने, अंडर व्हाट कंडीशंस आर डेल्टा ई एंड डेल्टा एच इक्वल। कौन सी शराइत के तहत जो है वो डेल्टा ई और डेल्टा एच जो है वो बराबर हो सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें लिखा था एप्लीकेशंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें 3 इक्वेशंस ड्राइव की थी उस वीडियो के अंदर। मैंने आखिरी एक इक्वेशन थी जिसके अंदर ये मैंने बताया था कि डेल्टा एच जो है वो कब डेल्टा ई के बराबर होगा। ये तभी मुमकिन है जब आपका सिस्टम या तो सॉलिड है या लिक्विड है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड अगर आपका सिस्टम है और अगर आप हीट का इजाफा करते हैं या हीट में कमी करते हैं तो इससे वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। जो चेंज आएगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। आप किस में चेंज लेके आ रहे हैं, या तो आप हीट दे रहे हैं उस सिस्टम को जो सॉलिड है या लिक्विड है, या उससे हीट ले रहे हैं, ठीक है। और उसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी के ऊपर। बस या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है या इंटरनल एनर्जी घट रही है। समझ में आ रही है बात आपको। वॉल्यूम जो है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कब मुमकिन है, जब आपका सिस्टम सॉलिड हो या लिक्विड हो, गैसेस ना हो। अब देखें, अगर आप हीट बढ़ाएंगे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर आप हीट घटाएंगे इंटरनल एनर्जी भी घट जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये इक्वल ही है। ये एक पॉइंट था जो कि मुझे एक्सप्लेन करना था। वैसे इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपसे पूछ क्या रहा, हाउ कैन यू डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और उसकी एग्जांपल भी सॉल्व करवा के आपको बता दी है वीडियो के अंदर। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है ये भी मैं ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, एग्जाम्पल भी हम इसमें सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है इसको देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव का है, बोल रहा है स्टेटमेंट लिखिए एंड एक्सप्लेन, फिर तफसील से बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। वीडियो बन चुकी, सारी स्टेटमेंट भी बता दी उसमें और एक्सप्लेनेशन भी दे दी। डिराइव प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ अ सिस्टम, इसकी भी डेरिवेशन हो गई। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है ये क्या होता है और इसकी डेरिवेशन क्या है, कैसे होगी, ये भी हम सब कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वो सवाल आ गया जो इससे पहले अभी ये जिसमें मैंने ये वाली बात बताई थी ना कि डेल्टा एच जो है वो बराबर है डेल्टा ई के, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैंने, एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो ये भी मैं ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तीसरा जो सवाल आपसे पूछ रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसिस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन। स्टेटमेंट भी हो गई, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई, सब ये वीडियो बन चुकी है इसके ऊपर। डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन को अगर देखना है, बॉर्न हैबर साइकिल है
बॉर्न हैबर साइकिल में इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। यानी कि बॉर्न हैबर साइकिल अगर आप देखें ना तो वो हेसेस लॉ की एप्लीकेशन ही है, उसका यूज़ ही है बेसिकली। तो इसके ऊपर भी वीडियो में बना चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसके अंदर आपसे बोल रहा है एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी डायग्राम। एक्सप्लेन हो चुका, वीडियो में तफसील से इस पर बात कर चुका हूँ। पार्ट 14 के अंदर न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके देखेंगे, ठीक है। मुश्किल न्यूमेरिकल्स होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ास तौर पे आपको जो है यूनिट्स जो हैं वर्क के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। कभी कैलोरी आ जाएगा, कभी किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा, ये बड़ी डिस्टर्बिंग होंगी। लेकिन अगर आप जल्दबाज नहीं हैं और रिलैक्स होकर बात को सुनेंगे, लेक्चर को तसल्ली से नोट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वरना आप अपना भी सर में दर्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, बेतवज्जह से लेक्चर सुनेंगे। ये अगला जो पार्ट आ रहा है न्यूमेरिकल्स का, 5 न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर, तो आप मुझे भी बुरा भला कहेंगे कि यार सर ने जो है वो पता नहीं दिमाग का अचार बना दिया। भाई आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो यार क्या करूं मैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। कुछ चीज़ें तवज्जो तलब मांगती हैं, सुकून से उनको जो करना होता है। आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर जल्दबाज आदमी कभी कामयाब नहीं होता। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।